नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे लॉकडाउन पर मंथन की। जी हाँ, लॉकडाउन पर मंथन जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मंशा क्या है लॉकडाउन को लेकर के। मंथन चल रहा है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या इसको यहीं समाप्त किया जाए, या अगर इसको कंटिन्यू किया जाए तो कुछ राहत दी जाए, और अगर राहत दी जाए तो कितनी राहत दी जाए। इन सब बातों पर मंथन हो रहा है और साथ ही साथ राज्य अपनी अपनी व्यथा भी बता रहे हैं। कांग्रेसी राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार है वो अपनी व्यथा बता रही है कि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे समाप्त हो गए हैं, जीएसटी के पैसे रिलीज नहीं किए केंद्र सरकार ने और जल्दी से जल्दी वो पैसे रिलीज कर दिए जाए। तो वहीं अदर कांग्रेस की सरकार भी इन कांग्रेसियों की सरकारों के फुटपाथ पर चल रही हैं और वो कह रही हैं कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि राज्यों के पास में पैसों की कमी है, क्योंकि जीएसटी का ज़्यादातर पैसा केंद्र सरकार के पास में आता है और वहीं से प्रदेशों के पास जाता है। ऐसे में ज़रूरत है कि उन्हें एक बड़ा पैकेज दिया जाए जिससे कि वो अपने अपने राज्यों को सुचारू रूप से चला सके। इस पर मंथन हो रहा है। तो वहीं भाजपा की सरकारें तो चूंकि डबल इंजन की सरकारें हैं तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं कर रही हैं, लेकिन उनको भी देखना पड़ रहा है कि आखिर ये लॉकडाउन कब तक चलेगा और कितनी राहत इसमें मिलने वाली है। इस पर लेकर के मंथन जारी है। तो बात करें अगर विश्व की, तो विश्व में तमाम देशों ने 3 मई के बाद में लॉकडाउन में काफ़ी राहत देने का ऐलान कर दिया है। इटली की बात करें, स्पेन जहां पर बहुत ज़्यादा केसेस थे उसने भी वहाँ काफ़ी मात्रा में राहत दे दी है। अमेरिका ने भी राहत दे दी है, न्यूजीलैंड ने राहत दे दी है, तमाम अफ्रीका के देशों ने भी राहत दी है, सऊदी अरब ने भी राहत दे दी है और तमाम अन्य देशों ने भी राहत दे दी है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी इसमें छूट नहीं दी है। तो क्या होगा, अपने देश की बात करें तो तेलंगाना ने पहले ही 7 तारीख तक इसको बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। एक और राज्य इसी कदम पर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अब मंथन इस बात को लेकर है कि क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। इसी पर करेंगे चर्चा, और अगर नहीं बढ़ाया जाए तो खोला जाए तो राहत दी जाए तो कितनी राहत दी जाए, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन जरा एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री चौथी बार जब देश के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं तो उनके संवाद में चल क्या रहा है और निकल के क्या आ सकता है, ये रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश में महाजंग जारी है। देश में लागू लॉकडाउन की अवधि भी 3 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की ये मुख्यमंत्रियों के साथ चौथी बैठक है, जिसमें देश के मौजूदा हालातों पर चर्चा की गई। इससे पहले अब तक प्रधानमंत्री मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 3 बार मीटिंग कर चुके हैं। चौथी बार की चर्चा में पीएम मोदी ने 3 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन 2.0 के बाद के एग्जिट रूट के बारे में बात की। पीएमओ सूत्रों के मुताबिक अधिकतर राज्य 3 मई के बाद भी बंदिशें जारी रखना चाहते हैं, लेकिन इनके बीच कई मोर्चे पर छूट भी चाहते हैं। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों ने लॉकडाउन की रणनीति को राज्य के जिम्मे छोड़ दिए जाने पर भी चर्चा की, ताकि आगे की लॉकडाउन अपनी जरूरतों के हिसाब से लागू कर सके। पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य सरकारों ने जीएसटी की भी बात कही है। सोमवार सुबह 9 बजे के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या 28,000 के करीब पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कुल कंफर्म केस की संख्या 27,892 है।
इसमें 6,185 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 872 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी देश में 20,835 एक्टिव केस हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या लॉकडाउन से राहत मिलने की उम्मीद है? सूत्रों की माने तो अगले हफ्ते पीएम मोदी एक बार फिर देश को संबोधित कर सकते हैं, जिसमें लॉकडाउन खोलने या बढ़ाने पर सस्पेंस खत्म हो सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, अभी बैठक चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री लोगों से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, उनकी राय समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच हम आपको ये भी अपडेट करते चलें कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ तनातनी जारी है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ भी थोड़ा तीखी बात हो रही है, क्योंकि पालघर में जो घटना घटी, जिस तरह से 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई, एक ड्राइवर की मॉब लिंचिंग हुई, उसके बाद थोड़ा मामला गर्मा गया था। और इसके बाद बाकी की बात करें तो खासकर लॉकडाउन पर मंथन चल रहा है कि आखिर ये लॉकडाउन कब तक चलेगा और आखिर रियायत देनी हो तो कितनी रियायत देनी होगी। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मनोज मिश्रा है, वरिष्ठ पत्रकार है, स्वागत है आपका। अतहर नईम साहब है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, आपका भी स्वागत है। और मनोज मिश्रा राजीव मिश्रा, माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सीधा रुख करेंगे मनोज मिश्रा का। मनोज, चौथी बार प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है, क्योंकि संघीय ढांचा जो हमारा है देश का, उस संघीय ढांचे को बरकरार रखना होगा। प्रदीप जी, दरअसल अब बेहतर तालमेल और बेहतर ऑब्जर्वेशन मुख्यमंत्री के जरिए प्रधानमंत्री को कैसे मिल सके और उस पर निर्णय ले सके। कारण ये है कि ये राष्ट्र का मामला है और राष्ट्र ही ज़्यादा इस पर गाइडलाइन देने के लिए सक्षम भी है, क्योंकि प्रदेश की बात कर लें, जिलों की बात कर लें या देश की बात कर लें, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों से लगातार प्रधानमंत्री कम्युनिकेट होते रहे हैं, उनसे उनकी वार्ता होती रही और लोग अपनी बात, अच्छा उससे सुझाव भी निकल के आए हैं। अगर हम स्पेशली लॉकडाउन की बात कर लेंगे, अगर लॉकडाउन 3rd का एक्सटेंशन 3 मई के बाद होगा, तो जैसे 14 के बाद कुछ छूट दी गई, फिर 20 को आप देखिए थोड़ी सी राहत दी गई, फिर दुकानों को खोलने की बातचीत की गई एसेंशियल सर्विसेज में। तो मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री के सामने बाकी सारे राज्यों के मुख्यमंत्री अपने ऑब्जर्वेशन को, अपनी रिपोर्ट को वहाँ संज्ञान में देंगे, तो प्रधानमंत्री उसके बाद 3 मई से पहले जो भी उनका संबोधन होगा, या 3 मई को ही हो सकता है कि आगे एक्सटेंड करेंगे, कैसे करेंगे लॉकडाउन, तो उन चीज़ों पर भी विचार करेंगे, राहत देंगे। तो ये जो प्रक्रिया शुरू की गई है, मुझे लगता है इसका स्वागत भी करना चाहिए और जरूरत भी है इसकी, दोनों चीजें। चलिए, राजीव मिश्रा हमारे साथ में जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका। राजीव जी, क्या कहेंगे? चौथी बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको, मीटिंग को? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्रियों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक हो रही है, ये लगातार मुख्य प्रधानमंत्री चिंता कर रहे हैं कि किस प्रदेश में क्या स्थिति है, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। और समीक्षा करने के बाद कहाँ पे क्या चीज देना चाहिए, कहाँ पे राहत देनी चाहिए। ये पहली बार ऐसा है कि प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री से वार्ता कर रहे हैं, लगातार वो कर रहे हैं कि कहाँ पे और जिस तरह से लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, कुछ स्टेटों में सख्ती से नहीं पालन हो रहा, उसको भी पालन करना चाहिए सख्तियों से। और निश्चित आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वार्ता करी है और एक मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, कहाँ पे क्या सुविधा देनी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज, ये बात बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री और सारे स्टेटों का अलग अलग रवैया है और उनसे बात करने के बाद वो निचोड़ निकलेगा, कहाँ पे छूट देनी चाहिए, कहाँ पे और लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है। चलिए, अतहर नईम साहब हमारे साथ में जुड़े हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अतहर नईम साहब, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री एक बार फिर से जायजा ले रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। हाँ, बिना जायजा लिए, बिना बात किए, बिना बातों को समझे तो कोई आगे निर्णय नहीं हो सकता है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल जो केंद्र शासित प्रदेश हैं,
सबसे क्या फीडबैक आता है प्रधानमंत्री जी को, इसके बाद मेरा अपना मानना और सुझाव है कि ये मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ प्रशासनिक अफसरों के वरिष्ठ अफसर, चाहे वो पूर्व के हों या वर्तमान के हों, उनसे और विपक्ष के नेताओं से सलाह मशवरा करके कुछ शर्तों के साथ कुछ डील मिलनी चाहिए। अभी पूरी तरह से 3 के बाद खोल देना रिस्की होगा, ऐसा मेरा मानना है कि अगर कुछ नियम शर्तें कड़ाई के साथ और कैसे जनता को शिक्षित कर दिया जाए। अभी लगभग 1 सप्ताह बाकी है 3 तारीख को, 6 दिन तो है ही, इसमें सब समझाया जाए टेलीविजन के माध्यम से, जिलाधिकारियों के माध्यम से, और जनता उस पर जागरूकता से जैसे साथ दे रही है आगे भी देगी। मेरा मानना है कि जो अभी मीटिंग के बाद कुछ बात निकल कर आएगी तब कहना और पक्का होगा। अभी तो बहुत सी बातें चल रही हैं, नहीं हो पाई हैं, सामने हमारे आपके जानकारी में नहीं आ पाई। राजीव मिश्रा जी, एक तरफ प्रधानमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं, चौथी बार मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, तो कुछ राज्यों के साथ में रिश्ते भी बहुत तल्ख हो चुके हैं। ममता बनर्जी की बात करें तो वो सुनने को राजी नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें, पालघर को लेकर के एक और जहां देश कोरोना से जूझ रहा है, दूसरी ओर राजनीति भी जारी है। देखिए, इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए, जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री ने कहा है। और निश्चित की बहुत अच्छी बात है कि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। जिस तरह से लॉकडाउन का आप देखिए, इटली अमेरिका का क्या हाल हो रहा है, आप देख लीजिए कि सारे विदेशों का क्या हाल हो रहा है। लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री का एक संदेश आता है कि 9 मिनट का आपको 5 अप्रैल को मौन रखना है, बत्ती जला के, बत्ती पूरा विश्व उसका पालन कर रहा है। निश्चित आपको बता रहा, पूरा भारत में आज ये प्रधानमंत्री की बात मानी जा रही है, निश्चित मानी जा रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं वो पूरा भारत गंभीरता से लेता है। भारत छोटा मोटा संख्या का देश नहीं है, 1 अरब 35 करोड़ का देश है। और निश्चित आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री की जनता मान रही, मैं उनको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जिस तरह से जनता प्रधानमंत्री की बात मान रही लगातार। एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे वो बंगाल की ममता बनर्जी हो, लेकिन इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसमें काम करना चाहिए। कहाँ पे कुछ जरूरत है वहाँ का राहत, किस प्रधानमंत्री से राहत को ले और कहाँ पे उनको जनता को ये होना चाहिए। ठीक है राजीव मिश्रा जी, मनोज जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। हाँ मनोज जी। राजीव जी, दरअसल बहुत अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी लेकर बाकी सारे मुख्यमंत्री उस पर प्रयास करने, पर बंगाल में चुनाव भी है, ये बात दोनों लोगों को पता है। ये मुझे आज करना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री को दखल लगातार वहां के राज्यपाल दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं मैसेज कुछ और भी जा रहा है। तो बताना चाहेंगे कारण क्या है, बंगाली लक्ष्य पर टारगेट पर क्यों है? मनोज जी, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। आप एक जानकार मीडिया के भी हैं और बहुत ही आप कई डिबेटों में हमारे साथ रहे हैं। मनोज जी, आप ये बताइए, जान है तो जहान है, पहले बंगाल की जनता को बचाना है, वो भी प्रधानमंत्री को। अगर वहाँ पे कुछ ऐसा है इस समय राहत कुछ देनी है तो अगर निश्चित मांगेंगी प्रधानमंत्री से, तो निश्चित दी जा रही है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, इस समय पूरे देश इकट्ठा एक हो और एक मालों की तरह पिरो के खड़ा है देश। और निश्चित आपको कह रहा हूँ, जो सपना प्रधानमंत्री का है कि कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, ये सपना सच होने जा रहा है। और निश्चित आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से चल रहा है अभियान, और कलकत्ता हो, राजीव जी बात ठीक है आपकी कि पूरा देश लड़ रहा है, पूरा देश मिलकर के लड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह कि कुछ राज्य के मुख्यमंत्री हैं कि मानते नहीं है। और ममता बनर्जी का आरोप यह है कि 8 टीमें वेस्ट बंगाल में क्यों भेजी गई? क्या वहां अगले साल चुनाव है इसलिए? ये चुनाव की देखिए, इस समय प्रधानमंत्री ने कोई चुनाव और कोई चुनाव नहीं है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सारे प्रदेशों की चिंता की है, वो एक प्रदेश के नहीं सारे प्रदेश को प्रधानमंत्री है। और निश्चित अगर वहाँ पे जनता को कोई परेशानी होगी, चाहे कलकत्ता हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहाँ भी अगर चिंता करनी होगी तो निश्चित प्रधानमंत्री उसको चिंता करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में टीम क्यों नहीं गई राजीव जी? दखल करेंगे वो। नहीं वो ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में इंदौर में काफी दिक्कतें हैं, वहां भी एक टीम जानी चाहिए थी। बिल्कुल जाएगी, अगर वहां भी लगेगा कि वो टीम जाने की जरूरत है तो निश्चित प्रधानमंत्री भेजने को तैयार रहेंगे। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, इस समय
जो पूरे देश को एक साथ खड़े होने का काम है वो खड़ा होना चाहिए। और निश्चित प्रधानमंत्री के साथ मैं सभी हाँ, ठीक मुख्यमंत्री बात। को बधाई देता हूँ, बिल्कुल। अभिनंदन करता हूँ, सब एक साथ खड़े हुए देश के साथ। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री भी खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ अपना अलग आप भी अपना अतहर नईम का रुख करते हैं। अतहर नईम साहब, इस समय कोरोना के समय जब सारे लोगों को एक साथ खड़े होना चाहिए तो ज्यादातर कांग्रेस के मुख्यमंत्री अलग राग अपना रहे हैं। नहीं, कोई अलग राग नहीं है। आप बात को समझिए, किसी युद्ध में और कोरोना जैसे महायुद्ध में लड़ने के लिए असर क्या होता है? पैसा। जीएसटी का पैसा पिछले काफी लंबे समय से केंद्र सरकार रोके हुए है। पहले सीएसटी मिलता था और स्टेट का टैक्स मिलता था वैट में, वो उनको वहीं मिल जाता था, सीएसटी स्टेट को भेजते थे वो। अब उल्टा है, केंद्र में वो पैसा जाकर के प्रांतों को जाएगा। ये कोरोना से पहले कोरोना था कि हमारा पैसा नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे में पैसे की आवश्यकता जब आम जनता को है अपने घर खाना चलाने के लिए लॉकडाउन में, तो प्रदेशों को क्यों नहीं होगा? अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा कहता है अतहर नईम साहब, क्या है? जी अतहर नईम साहब, ये बात ठीक है कि पैसे की मांग करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ये कहना कि कोरोना से लड़ने के लिए राज्यों को इजाजत दे दी जाए, राज्य अपने बलबूते लड़ लेंगे, तो केंद्र सरकार का क्या मायने रह जाएंगे? देखिए, केंद्र सरकार जो कुछ भी आदेश भेजता है उसकी नोडल एजेंसी प्रदेश की सरकारें होती हैं, चाहे जहीं हो, चाहे जिस भी जगह हो। जहां केंद्र शासित प्रदेश है वहां एलजी लोग देखते हैं, तो वहां की लोकल व्यवस्था को देखने का काम प्रांतीय सरकार का ही होता है। इम्प्लीमेंटेशन उसी को करना होता है, क्रियान्वयन उसी को करना होता है। तो वो एक योजना बनाकर देगा, केंद्र सरकार से सहमति ली जाती है। बात आपकी ठीक है, लेकिन देश जब महायुद्ध से गुजर रहा हो तो ऐसे में केंद्र सरकार ही कोई कदम उठाएगी ना कि राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से निपटेंगी। क्या कदम का मतलब? कौन सा कदम? कौन सी प्रांत की सरकार ने नहीं माना है? क्या बाईपास कर दिया है? कोई गाइडलाइन अगर जारी करनी होगी, अतहर नईम साहब, कोई गाइडलाइन अगर देश के लिए जारी करनी होगी तो केंद्र सरकार तो करेगी ना। कोई भी गाइडलाइन इस कोरोना के युद्ध के बीच 35 दिन जो हो रहे हैं, बताइए जिसको किसी प्रदेश के नेतृत्व ने या वहाँ के मुख्यमंत्री ने या वहाँ के मुखिया ने कहा हम इसको लागू नहीं करेंगे अपने यहाँ? कोई दो चार सुनिए अतहर नईम साहब, सवाल सुनिए अतहर नईम साहब सुनिए, 3 तारीख तक लॉकडाउन किया गया, तेलंगाना ने इसको बढ़ा करके 7 तारीख कर दिया, वेस्ट बंगाल इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तमाम और दूसरे राज्य हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो ऐसे में एकजुटता कैसे दिखाई देगी? सुनिए विश्वकर्मा जी, एकजुटता का मतलब ये नहीं होता है कि अपने यहाँ की परिस्थितियों को भूल जाए। तेलंगाना को ये लगा होगा कि हमें 3 तारीख से आगे भी बढ़ाना हो, और हमें लगता है कि पूरे देश में भी बढ़ेगा। 3 दिन का बढ़े, 10 दिन का बढ़े, 5 दिन का बढ़े, ये मैं अभी नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री जी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद क्या निकलता है निष्कर्ष, विशेषज्ञों से मिले, बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, विपक्ष के नेताओं से सलाह करें, जो वो नहीं करते हैं कभी भी, तो एक राय देश भर के लिए निकल कर आए और वो कदम उठना चाहिए, ये मेरा बार बार कहना है। जी ठीक है मनोज जी। जी, एक तरफ कोरोना का महायुद्ध और दूसरी ओर इसको लेकर के तीखी नोकझोंक, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, इस तीखी नोकझोंक पे अगर हम प्रदीप जी थोड़ा बंगाल की बात कर लो, करना जरूरी भी है। दरअसल आने वाला चुनाव दोनों पार्टियों के निगाह में है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र अपनी सारी ताकत लगाने की और सब लोगों को लाभ देने की कोशिश कर रहा है। और जहां बार बार इस बात की खबरें आ रही शुरू के दौरान में, मैं बताऊं आपको, चूंकि लगातार 20 साल से मुझे लगता है कि अपने दर्शकों को इस बात को अभी अपडेट कर दे, ज्यादा बेहतर रहेगा कि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर वेस्ट बंगाल में चुनाव है, और उसके बाद यूपी का चुनाव होगा जो 22 के दिसंबर से शुरू होगा, यानी कि जनवरी फरवरी में चुनाव होगा। तो ये 3 राज्य हैं जहां चुनाव होगा, इस बात पे भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों मनोज? 3 राज्यों में लोकसभा चुनाव के बाद चुनौती चुनौती सबसे ज्यादा बंगाल में दोनों पार्टियों के लिए है। तो मैं मुद्दे की बात करता हूं, इस कोरोना की महामारी को लेकर पहले लॉकडाउन में मैं बताऊं प्रदीप जी, वहां की स्थितियां बहुत नॉर्मल थी, लोग अनुपालन नहीं कर रहे थे। दूसरे लॉकडाउन में भी बहुत सारे क्षेत्र, जैसे आज सबसे ज्यादा वहां सफरर या पॉजिटिव या पीड़ित मौत और नॉर्थ परगना और हावड़ा में हो रही है। तो कारण था कि लोग उसका उल्लंघन कर रहे, तो सरकार कड़ाई से अनुपालन कराने में फेल थी। केंद्र का दखल देना वहां बिल्कुल सही है, कोई गलत
बात नहीं है, बिल्कुल ठीक। राज्यपाल भी उस पर लगातार संज्ञान भी थे, चूंकि ये महामारी देश स्तर की है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने उधर कहा भाई अगर ये फेलुअर की बात कर ले तो बड़ा फेलुअर, बड़ा सवाल उठा इंदौर पर, वहां एक भी टीम नहीं गई, लेकिन लगातार 8 टीमें जाए और मुख्यमंत्री का उस पर विरोध, तो कहीं ना कहीं केंद्र को उस पर सोचना चाहिए। मुद्दे की बात ये कर ले कि आज जो प्रधानमंत्री के साथ लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि बंगाल में अगर लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा तो केंद्र की मजबूरी हो जाती है ना, नहीं कि वहां पर टीम भेजे और उसको पालन करवाए। प्रदीप जी, आज भी स्थिति में अगर उत्तर प्रदेश की तुलना में करूंगा तो सुबह 4 बजे बहुत सारी मार्केटें वहां खुलती हैं और शाम को भी खुलती हैं, लोग उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वहां संख्या बढ़ रही है और लोगों को बड़ा आनंद आ रहा केंद्र और राज्य सरकार के बीच की लड़ाई का मजा लेने में। आम जनमानस के बीच में बहुत कंफ्यूजन है, जबकि अगर मैं नॉर्मल बात कह दूं तो बीइंग बंगाली फैमिली पढ़े लिखे होने की वजह से वो लोग नियम को ज्यादा पालन करते हैं, उल्लंघन भी कुछ ही लोग कर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं। कहता देश जो 20 साल बाद सोचता है वो वेस्ट बंगाल पहले सोच लेता है। ऐसे में वो ऐसी बातें कैसे कर सकता है? नहीं, वो मैंने कहा ना, कुछ लोग हैं, कुछ इलाके हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ममता के कैडर का सय उनको मिला हुआ है, तभी ये उल्लंघन जारी है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से प्रदीप जी मैं कहना चाहूंगा इसका पालन करें, चूंकि सबकी रक्षा होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, 3 तारीख एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं कि 3rd लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मुझे लगता है जिस तरीके से संख्या चाहे पॉजिटिव आने की कर लें, चाहे मृत्यु दर की बात कर लें, इलाज की कर लें, इसलिए मुझे अभी ये लॉकडाउन बात करने के बाद बढ़ेगा जरूर, चाहे 1 हफ्ते का बढ़े चाहे 15 दिन का बढ़े। ठीक है, 1 हफ्ते का बढ़े या 15 दिन का बढ़े, लेकिन सवाल यही है कि क्या छूट भी दी जाएगी, क्योंकि इस पर भी मंथन चल रहा है। बहुत दिन तक पूरे देश को इस तरह से बंधक बना करके नहीं रखा जा सकता। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो रही है, तो चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाते भी रहना पड़ेगा। वक्त एक छोटे से आएंगे आपके पास में, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को बढ़ाएंगे। तो एक और जहां केंद्र और कुछ मुख्यमंत्रियों के बीच में कुछ नोकझोंक चल रही है, तो वहीं अब दूसरी ओर हरियाणा और दिल्ली में आपस में नोकझोंक शुरू हो गई है। हरियाणा ने दिल्ली से साफ कर दिया कि हमारे लोगों को वहां पास जारी ना करें जो दिल्ली से बार बार हरियाणा आते हैं, क्योंकि वो लोगों को यहां पर संक्रमित कर रहे हैं। और इसका दिल्ली भी जवाब दे रही है। तो एक हर मतलब देश और राज्यों के बीच में जहां बात चल रही है, तो वहीं राज्य और राज्यों के बीच में भी अब थोड़ी बहुत तनातनी देखने को मिल सकती है। इन सब के बीच निगाह इस बात पर लगी रहेगी कि अगर 3 तारीख के बाद लॉकडाउन बढ़ता है तो कितनी राहत मिलेगी। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। गुस्सा गुस्सा कट्टी कट्टी कर कुछ बोला तो नाक तोड़ी। नाक तोड़ दिया। बेटू जी, जब मैं छोटा था ना, मम्मी से झगड़ा करके कहता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। और फिर मम्मा पास मैं फेल। एंग्री यंग बॉय। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही होता था बेटू जी, तुम्हारी दादी की कसम, क्योंकि किचन से ऐसी खुशबू आया करती थी कि झट से गुस्सा खत्म और फट से पेट पूजा शुरू। किधर गया डैडी को छोड़ के? गुस्सा कहीं खो गया है स्वाद के मजे में। बेटू जी, आप भी फेल। गोल्डी मसाले, खुशबू स्वाद ऐसा, तो रिश्तों में गुस्सा कैसा? मसाले।
खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे राजीव मिश्रा का रुख करेंगे। राजीव मिश्रा जी, अभी तक तो हम केंद्र और राज्य की बात कर रहे थे, लेकिन अब राज्य और राज्य आपस में भिड़ गए। हरियाणा और दिल्ली में तनातनी हो गई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कह दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को हमारे लोगों को वहीं पर रोक लेना चाहिए, उन्हें हरियाणा नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से यहाँ लोग संक्रमित हो रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अगर कहीं पे कुछ लग रहा है कि एक दूसरे से बात करनी चाहिए, दोनों मुख्यमंत्रियों को भी बात करनी चाहिए, अगर दोनों राज्यों में बात होगी, तालमेल होगा तो बहुत अच्छा होगा। और जिस तरह से दिल्ली में लगातार बीमारी कोरोना बढ़ता जा रहा है और निश्चित उसमें बढ़ता ही जा रहा है, तो उसमें भी काबू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि। लेकिन हरियाणा के भी लगातार संक्रमण बढ़े ना, इसलिए वो दोनों से वार्ता हो जाएगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर दोनों मुख्यमंत्री एक दूसरे से बात करके उसको सोल्यूशन निकाले। लेकिन एक चीज आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री जो है, आज सुबह 4 बजे तक, चाहे वित्त हो, चाहे गृह हो, चाहे कोई मंत्रालय हो, एक एक मंत्रालय के प्रमुख सचिव से बात करना, उनसे पूरी फीडबैक लेना, फीडबैक लेके नीति आयोग से करना, ऐसा पूरे देश में ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो रात दिन बैठ के वो पूरी चिंता कर रहे हैं पूरे भारत की। कोरोना से बहुत लड़ना है और उस जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित बहुत सफलता मिली है। ऐसा नहीं कि भारत को सफलता नहीं मिली है, भारत सफलता की ओर जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं जरूर, इसमें कोई शक नहीं है राजीव जी, हम लोग लगातार इसी बात की तारीफ कर रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी और योगी जी 24 घंटे लगातार योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, उसकी पूरी देश तारीफ कर रहा है और विश्व में भी तारीफ हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये कि अभी जी, हरियाणा की जो बात आप कह रहे हैं, हरियाणा के भी मंत्री जी को बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्रियों को दोनों को मिलकर तालमेल बनाना चाहिए। दोनों की सीमा लगी हुई है, एक दूसरे से व्यापार चलता है, एक दूसरे से रोजगार चलता है। अगर दोनों जने मिलकर उसको निस्तारण निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं निकाल सकते हैं। और जैसे हमारे क्या दिल्ली से नोएडा की ओर है, गाजियाबाद की ओर है, हम लोग भी इसमें बैरियर लगा रखा है, लेकिन उसमें भी बातचीत हो रही है। अगर कुछ को लगता है कि यहाँ पे इसको पास देना चाहिए या इसको जारी करना चाहिए, इसका यहाँ पे दिल्ली में एम्स है, अगर उसको इलाज जाना चाहिए, तो ये सब चीज तो होना ही चाहिए। और निश्चित ये तो हम मुख्यमंत्री नहीं, ये छोटे छोटे भी जो टीएम में अनिल विज का ये कहना है, राजीव मिश्रा जी, अनिल विज का ये कहना है कि दिल्ली में जो लोग हमारे डॉक्टर भी रह रहे हैं, उनको भी वापस हरियाणा मत भेजिए। जी देखिए, उनकी जो सोच है वो बताए होंगे, हरियाणा ना भेजिए, हरियाणा के रहने वाले हैं। जब ठीक है, उनसे बात करने के बाद निचोड़ निकलेगा कि क्या उनकी पीड़ा है, क्या है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर राज्यों में बात करेंगे, अगर हम इतना बड़ा राज्य चला रहे हैं, उतना बड़ा भारत चला रहे हैं, तो निश्चित सब राज्यों को मिलकर इस समय लड़ना चाहिए। और सच में कोरोना को हराना है तो भारत को जीतना है, तो सब राज्य मिलकर लड़ रहे हैं। और मैं सब राज्यों को बधाई दे रहा हूँ। लगातार जिस तरह से राज्य में लॉकडाउन का 1-2 राज्यों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो हो, अगर उसको भी पालन करने लगेगी तो अच्छा रहेगा राज्य। इस समय पूरा भारत एक है और पूरा भारत ठीक बात, इसमें कोई शक नहीं है। सारे लोग मिल करके, सारे राज्य मिल करके अगर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें तो ये जो हमारे मौतों का आंकड़ा भी 1000 तक नहीं पहुंच पाया है, उम्मीद है हम इसको यहीं पर रोक पाएंगे। अतः नईम साहब, केंद्र और राज्य के बीच में तलखी थोड़ी होते होते अब राज्यों के बीच में आपस में तलखी कह रहे हैं कि दिल्ली के डॉक्टरों को वापस ना भेजें हरियाणा में। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, ये कुछ ठीक नहीं लगता है। एक तो जिन लोगों को जिस भी प्रांत से डॉक्टर्स या जिम्मेदारी के लिए आना जाना है, ये क्यों भेजे दे रहे हैं? दिल्ली में खुद ही आवश्यकता है डॉक्टर्स की और वो क्यों मना कर रहे हैं?
जब सामने प्रधानमंत्री जी के ही दोनों मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं तो इसमें समन्वय और कौशल की बात तो स्वयं समझ में आती है। भाई एक तरीका मैंने अभी 5-6 दिन पहले एक मांग की थी सरकार से कि अगर छूट मिलती है और जो लोग निकलते हैं, चाहे जनता के लोग अपनी आवश्यकताओं को बताकर निकले, वो भी प्रशासन से पूछ के, और या डॉक्टर्स या पुलिस के अफसर या जो भी निकलता है उसका भी एक बार ये संक्रमण का चेक हो जाना चाहिए और 1 हफ्ते में उसको पुनः नवीनीकरण होना चाहिए, ताकि वो ये पता लगता रहे कि ये तो संक्रमित नहीं है, घूम रहा है, जा रहा है, आ रहा है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। तो ये भी व्यवस्था की जा सकती है। वो जो ये बात आपकी ठीक है अतैर नईम साहब, सवाल ये उठता है कि अगर हर राज्य ये मना कर दे कि आप अपने यहाँ से हमारे यहाँ लोगों को मत भेजें, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लाखों लोग फंसे हुए हैं। ये तो आप जैसे भी महाराष्ट्र की और बंगाल की बात कर रहे थे, उससे भी कठिन बात और बुरी बात है कि कोई भी जुड़ा हुआ प्रांत बिल्कुल पास का वो ये कहे, जो निर्भर है दिल्ली पर ही, वो ये कहे कि आप हमारे यहाँ के डॉक्टर्स को या किसी को भी भेजिए नहीं। भाई उसके संक्रमण की जांच हो जाए, अगर वो ठीक है तो और जाने की व्यवस्था बिल्कुल अच्छे ढंग से होती है तो क्या बुरा है, ऐसा मेरा मानना है। और क्यों जा रहा है, क्या काम है, वो बताए। ठीक है मनोज जी ठीक है अतैर साहब, आप ठीक करें, बिल्कुल ठीक करें, आएंगे आपके पास में। ये बात ठीक है कि अगर सारे राज्य ये मना कर दें कि हमारे भी जितने लोग फंसे हुए हैं उनको भी आप अपने पास रखिए, ठीक है, अपने पास रखिए और मत भेजिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो लाखों लोग वहीं फंसे रह जाएंगे। प्रदीप भाई, विगत 3 दिन से एक नई शुरुआत हुई है कि अन्य राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को लोग अपने राज्य में बुला रहे हैं अपने संसाधनों पर। दूसरी बात जिस पर अनिल विज ने ये बात कही है वो बड़ा अचंभा इसलिए मुझे लगता है कि जहां जैसे गुड़गांव या दिल्ली या नोएडा, गाजियाबाद, इसके एनसीआर का जो जोन है, यहाँ पे आना जाना लोगों को जब उसी तरीके से जैसे हम लखनऊ या हजरतगंज में बैठे हुए हैं, तो डेली जो लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं उनका रहना, मकान, आना जाना, उन भले राज्य की सीमा हो जाती है, गुड़गांव मैं उस पर नहीं कोई सवाल उठाता, लेकिन अगर ये प्रश्न उठता है तो आने वाले समय में भिन्नताएं छोड़ दीजिए सर, बड़ी वैमनस्यता बढ़ने वाली है इस महामारी के दौर में। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके नेताओं को इन सब चीजों पे ऐसे बयानों से बचना चाहिए, और बयानों से नहीं, ऐसी कारगुजारियों से बचना चाहिए। तो और जहां पर ये विचार किया जा रहा है प्रदीप जी कि हम लोगों को किस तरीके से उनकी एसेंशियल के लिए उनको छूट दें, दुकानों के लिए, मेडिकल के लिए, आने जाने के लिए, कर्मचारियों में 50% और 60% लोग नहीं आए, बाकी लोग आए, उस पर अगर ये सवाल खड़ा करते हैं तो तालमेल नहीं बैठता है। दिल्ली पे लोगों को ज्यादा हक इसलिए है क्योंकि राज्य होने के साथ साथ केंद्र की राजधानी भी है। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में कोई अपना नहीं है, वहां सारे लोग बाहर के आए हुए बसे हुए। एक बार ये कर्नाटक से, केरल से कहा जाए कि लोग यूपी, बिहार या आसाम से नहीं आएंगे तो बात चलती है। अभी दूर दराज का मामला है, संसाधन नहीं है, उससे कोरोना की फैल सकता है। लेकिन अगर इन जगहों के लिए रोक किया जाएगा, आप उनकी जांच करिए, लेकिन सर्विस भी करनी बहुत जरूरी है और लोगों को सहायता या मदद भी। उसमें बहुत सारे पुलिस और डॉक्टर हैं प्रदीप जी, जिनको ये कहना है साहब हम रोजाना आते हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं और शाम को अपने घर जाते हैं। तो इससे समस्या खड़ी होगी हरियाणा को भी और इससे समस्या खड़ी होगी दिल्ली को भी। बिल्कुल जी। राजू जी, अब चर्चा इस बात पर कर लेते हैं कि क्या जी बिल्कुल ठीक बात। राजू जी, चर्चा इस बात की चल रही है कि क्या लॉकडाउन 3 तारीख के बाद खुलना चाहिए, यदि नहीं खुलना चाहिए जैसा कि सबका मानना है तो राहत देनी चाहिए, और यदि राहत देनी चाहिए तो कितनी राहत देनी चाहिए? देखिए, बहुत सही बात आपने प्रदीप जी पूछा है, ये सवाल बहुत ही जायज है। लेकिन मैं सारे राज्यों से प्रधानमंत्री वार्ता कर रहे हैं, कहाँ पे क्या स्थिति है, कहाँ पे लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, कहाँ पे लॉकडाउन हटाना चाहिए, ये सारी बातें अभी निचोड़ के आएगी। और कहाँ पे राहत देनी चाहिए, प्रधानमंत्री का पैकेज तो सभी प्रदेश में गया, ऐसा नहीं कि नहीं गया, और बड़ा से बड़ा पैकेज गया राहत का, और निश्चित जाएगा। और जहाँ पे जिस राज्य को ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी उस राज्य को ज्यादा दिया जाएगा, भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो कोई सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, प्रधानमंत्री इस समय देश बड़ा है, और देश बड़ा है तो इसमें अगर देश में संकट है तो सारे मुख्यमंत्री मिलकर इस संकट को दूर कर रहे हैं। निश्चित मैं आपको बता रहा हूं, अगर लगता है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, मैं तो योगी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने तो राजस्थान के बच्चों को भी बुला लिया, यहाँ वहाँ के बाहर के लेबर है उनको बसें लगा के उनको उत्तर प्रदेश में बुलवाने का काम कर रहे हैं। निश्चित ऐसे मुख्यमंत्री लगातार 22 या 23 घंटे का काम कर रहे हैं। निश्चित उसमें आप ये देखिए
कि एक एक रोज समीक्षा करते हैं, रोज बैठ के समीक्षा करते हैं कि रात 2-2 बजे तक समीक्षा होती है, सुबह उस पे अधिकारियों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और सच में एक बात बताएं, जैसे लखनऊ में तो एक जोन बना दिया है, जोन में अगर वहाँ पे कोई पॉजिटिव पाया जाता है, वहाँ पे जोन बनाकर वहाँ पे एक IAS अधिकारी खड़ा कर दिया गया है कि वो जिम्मेदारी उसकी होगी। ये चीज अगर ये सारे राज्यों में आज हो जाएगा तो योगी ऐसे मुख्यमंत्री है, निश्चित जिस तरह से वो कह रहे कहीं पे लेबर है उसको बुलाने का काम अगर किसी ने किया तो सच में योगी सरकार ने किया। अब मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि सभी राज्य इस समय एक हो और प्रधानमंत्री के साथ पीछे खड़े हैं। निश्चित मैं बता रहा हूँ, मैंने फिर भी कहा था और फिर आज कह रहा हूँ प्रदीप जी कि कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, ये सपना भारत का पूरा होगा। नहीं, बिल्कुल हारेगा, कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे और सब मिल करके जीतेंगे। लेकिन आपने उस बात का जवाब नहीं दिया कि अगर राहत देनी चाहिए तो किन किन क्षेत्रों में राहत देनी चाहिए। आपके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि आप अपनी सरकार के या संगठन के विचार रखें। देखिए प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, जैसे मेडिसिन में वहाँ की यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, खाद की यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, जहाँ पे आटा बन रहा वो भी सब बिस्किट जहाँ बन रहे वो सब धीरे धीरे वो पता चले कहाँ पे क्या करना है और सारे राज्यों से मुख्यमंत्री बताएंगे कहाँ पे ये चीज चाहिए और निश्चित प्रधानमंत्री उसको ढील देने की कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है, अतः नेम साहब आपसे भी वही सवाल समझने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि 3 जो परिस्थितियां देखी जा रही है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए, लेकिन कुछ राहत, कुछ शर्तों के साथ में, कुछ राहत के साथ में। ये राहत कितनी होनी चाहिए, किन किन क्षेत्रों में होनी चाहिए? जी, इसीलिए मैं दोनों बात कहने की इजाजत आपसे चाहूंगा कि एक मेरा सुझाव था जो मैं के न्यूज के माध्यम से, विश्वकर्मा जी आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा, शायद मान ली जाए कि अगर किसी जगह कुछ लोगों को जाने आने की सुविधा जनता चाहती है तो वो शर्त बताए, वो शर्त पालन करे और काम बताए अनिवार्य। डॉक्टर्स, पुलिस या जो भी लोग लगे हैं इस व्यवस्था में, उनकी भी सबकी जांच होनी चाहिए। कई कई थानों में संक्रमण का बहुत बड़ी संख्या में सामने आना चिंता का है। सबकी जांच हो और 1 सप्ताह में उसका फिर से नवीनीकरण होना चाहिए तो आदमी को संतोष हो जाए कि हाँ ये आदमी जांच करा चुका है, तब उसे आने जाने की अनुमति हो। अगर लॉकडाउन को थोड़ा बढ़ाया जाता है तो कुछ ढील भी मिलनी चाहिए, कुछ लोगों को राहत भी मिलनी चाहिए, फिर उसके अगले चरण में फिर 1 हफ्ते 4 दिन बाद फिर समीक्षा करके फिर मिलनी चाहिए। एकदम से खोल के भीड़ की तरह लोग न निकल आए। नहीं, मैं वही आपसे समझने की कोशिश कर रहा था, आपको क्या लगता है कि किन किन क्षेत्रों में राहत मिलनी चाहिए? भाई सबसे आवश्यक तो 2 चीजें होती है, कोई भूखा ना मरे और दवा मिलती रहे, ये सबसे आवश्यक है। फिर उसकी आजीविका के लिए पैसा कैसे आए ये भी होता है, कहाँ से धन आए। धन अगर किसी के बैंक में है तब तो बैंक अगर खुला है तो बैंक से ले आएगा, किसी के माध्यम से बैंक में आता है या डायरेक्ट मिलता है, ये भी उसकी अपनी समस्या है ना। जो लोग डेली वाले हैं या जो डेली वाले नहीं भी हैं, मध्यम वर्ग के हैं, निचले मध्यम वर्ग के हैं, सॉरी, उनको क्या क्या समस्याएं हैं इसकी समीक्षा होने के बाद तो राहत मिलनी चाहिए। ठीक है मनोज जी, आपने भी सवाल सुना, सवाल आपको पूछने की जरूरत नहीं है। क्या किन किन क्षेत्रों में राहत मिलनी चाहिए जिससे कि जान भी बच जाए और जहान भी बच जाए? नहीं, दरअसल क्या है, अतर रहीम साहब का सुझाव ठीक है, पर जैसे खाद्यान्न और आपका सेवा से संबंधित, मैं मेडिकल की बात कर लूं, और बैंक ये खुले, इनको बंद करने, बल्कि इनकी परमिशन तो पहले लॉकडाउन के दौरान ही देना शुरू हो गए थे और ये कभी बंद नहीं हुए। अब दूसरे हम अगर बात कर लें कि आगे और क्या करना चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ जो MSME के तहत जो छोटे लघु उद्योग आते हैं, जिनको लोगों को परिवार चलता है, मजदूरों को काम मिले, भले वो इस कोरोना की जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करें और धीरे धीरे उन चक्र को ऑफिसों को, या मतलब ये एक सिस्टम 3 तारीख के बाद जरूर अप्लाई करें कि कुछ चीजों को शुरुआत की जाए। सारी चीजें बंद, जैसे GST की बात कर रहे हैं, ऑफिस अगर नहीं खुलेगा, अकाउंटिंग की बिलिंग का रिकॉर्ड नहीं आएगा तो वो रेवेन्यू सरकार को नहीं जाएगा। इस पर भी विचार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑफिस में 100 वर्कर हैं तो 100 नहीं आए, 20 आए। होम 80 लोग अगर कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, करते रहे, तो कुछ चीजों को शुरुआत पेन लेके और देखना पड़ेगा। अगर उसके बाद संख्या बढ़ती है, लोग एकाएक घर से बाहर निकल जाते हैं, तो
तो मुझे लगता है प्रदीप, जैसे अब तक आत्मनियंत्रण और स्वयं पर नियंत्रण रखा गया है, लोगों से अनुरोध अभी भी है कि सरकार अगर किसी भी तरीके से एक प्रयास करती है आपके सिस्टम को दोबारा चालू करने में, तो मदद करें, उल्लंघन नहीं करें, क्योंकि उल्लंघन करेंगे तो उतना। ये बात तो ठीक है कि मदद करें उल्लंघन, लेकिन आपको लगता है कि कौन कौन सी वो एसेंशियल चीजें हैं जिनको आप देखना चाहेंगे खुली हुई? अब 3 चीजें तो चालू हैं। 3 चीजों के बाद अगर हम देखना चाहेंगे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करने वाले लोग हैं, जिनकी 2 पैसे की आय, कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो काम रुके हुए हैं, जिसमें लेबरों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक से संबंधित है या व्हीकल से संबंधित है, इन सब चीजों को बंद पड़ा हुआ है। इससे रोजगार मिलेगा, पैसे का चलन भी होगा, और इसी तरह धीरे धीरे जिससे जैसे खाद्यान्न की बात कर रहे थे हम लोग, आटा चक्की वगैरह, वो जी पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग की भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सारे बंद हैं। दुकान कोई खुली है विश्वकर्मा जी, जैसे कोई दवा की दुकान खुली है और वहाँ कोई जाना चाहता है तो वो पुलिस के भय के कारण तो नहीं जा सकता ना। इसीलिए ऐसी व्यवस्था हो कि अगर वो प्रिस्क्रिप्शन लेके घर से निकल के जाना चाह रहा है तो उसमें रोक टोक न हो। जैसे कोई अपने प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख कर रहे हैं ना अजहर नईम साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि सारी प्राइवेट क्लिनिक डॉक्टरों ने बंद कर दी है। प्राइवेट डॉक्टरों ने प्रिस्क्रिप्शन लिख ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप मेडिसिन की दुकान पर जाइए, हम फोन कर दे रहे हैं, तो पुलिस वाले मानेंगे कैसे उसको? कौन फोन करेगा और पुलिस रास्ते में क्या करेगी? दूसरी बात यह है कि तमाम छोटे मोटे नर्सिंग होम में ले नहीं रहे बिल्कुल कि नहीं हम कोई और रोक का नहीं लेंगे, हमने पुलिस ने कहा है कि हम कोरोना के लिए रिजर्व है। बड़ी समस्या है, ये सब सरकार देखे। नहीं एहतियात बरतते, बस एहतियात अतर नईम साहब, एहतियात बरतते हुए ओपीडी चालू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना छोड़िए बाकी अन्य बीमारियों से लोग गंभीर रूप से पीड़ित होते चले जा रहे हैं। जी, तो पता चले काल के गाल के जाल में मृत्यु में नहीं चले जाएं, उससे पहले उनका इलाज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मरीज और डॉक्टर दोनों को वरीयता करते हुए, ध्यान देते हुए इलाज करना और कराना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। बिल्कुल। राजीव जी, आपका इसमें वो चाहेंगे कि ये बात सच है कि मेडिसिन की दुकानें खुली हुई हैं, मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, लेकिन डॉक्टरों के क्लिनिक बंद है, प्रिस्क्रिप्शन वो लिख नहीं रहे हैं। ऐसे में वो गंभीर रोगों से ग्रसित मरीज अपनी दवाई लेने नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या इसको भी देखना पड़ेगा? बिल्कुल देखना पड़ेगा प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। निश्चित इसमें देखना पड़ेगा, डॉक्टरों को बैठना पड़ेगा, ओपीडी चालू करनी पड़ेगी, लॉकडाउन का भी पालन करना उनको कराना पड़ेगा, धीरे धीरे दिनचर्या आनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि ओपीडी नहीं चालू, कहीं भी हॉस्पिटल देख लीजिए, सिविल देख लीजिए, कल ही मैंने भर्ती कराया 3 आदमी को, तुरंत उनकी इलाज चालू हुआ। मैं ये जरूर कहना नहीं राजू जी, हम सरकारी हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल तो बहुत शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो या पीजीआई हो, सब लोग कर रहे हैं। बात यहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक की हो रही है। प्राइवेट डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, उनको भी धीरे धीरे लॉकडाउन के से हटाना पड़ेगा। निश्चित बहुत सही बात मित्र हमारे पत्रकार कह रहे थे मनोज जी, लिखित उसमें भी डॉक्टरों को बैठना पड़ेगा, दवाइयाँ लिखना पड़ेगा, और मरीज धीरे धीरे सच में दवाइयाँ जो लिख रहे थे, उनकी 1 हफ्ते की दवाई थी, वो फिर से दिखा नहीं पाए, लेकिन उसको भी डॉक्टरों से बैठना पड़ेगा। वो भी गाइडलाइन सरकार तैयार कर रही है और निश्चित सरकार तैयार करके देगी। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि आपने कहा कि सरकार गाइडलाइन तैयार करी है। ये एक राहत की खबर आप दे रहे हैं, क्योंकि समय कम है हमारे पास में। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल भी पूछ लेते हैं, आप बने रहिएगा उसके बाद भी हमारे साथ में, कि सरकार जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, सरकार ये सोच रही है कि कुछ रेलगाड़ियां, विशेष रेलगाड़ियां शुरू की जाए, जिससे कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए। क्या लगता है ये सबसे बड़ा मानवीय कार्य होगा, क्योंकि लोग 500 किलोमीटर से लेकर के 1200 किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। देखिए, बहुत अच्छी, मैं बिल्कुल पीयूष गोयल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आज भी मालगाड़ी चल रही है, मालगाड़ियों का सामान इकट्ठा आ रहा है। चारबागो, चाहे मैं आज देख रहा था, कई मालगाड़ियां चल रही, सामान ट्रांसपोर्ट पे आ रहा है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, वो भी गाड़ी चलेगी जिनको लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, और निश्चित उसमें बैठने के लिए अगर उनको भेजना होगा तो ये सरकार का कर्तव्य है कि उनको उनके स्थान पे पहुंचाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, और ये हम नैतिक जिम्मेदारी पूरी करेंगे, और हमने पूरी भी की है। ऐसा नहीं कि हमने नहीं पूरी की है। चाहे वो यूपी सरकार हो, अगर नोएडा, वहाँ दिल्ली से आदमी को नोएडा ने भेज दिया बसों पे, वहाँ खड़े थे तो नोएडा बस 1000 बसें भेज दी हमने।
हमने उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम किया, ऐसा नहीं किया हमारी सरकार ने नहीं किया। निश्चित हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके नहीं राजू जी, उसके बावजूद भी लाखों लोग फंसे हुए हैं, महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, दूसरे तमाम जगह राज्यों में फंसे हुए हैं, जो अपने घर वापस आना चाहते हैं। उनकी और अभी भी आज भी जो अभी खबर आ रही है कि एक परिवार एक 3 साल की बच्ची को गोद में लेकर के 500 किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए निकल चुका है। देखिए, थोड़ा सा धैर्य भी रखना चाहिए। निश्चित वो सरकार चिंता कर रही कहाँ पे क्या फंसे, और निश्चित उसके लिए भी सब व्यवस्था हो रही है। थोड़ा इस चिंता की वजह से, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप प्रिय प्रदीप जी, जिस तरह से सरकार चिंता कर रही है और निश्चित उसको घर पे पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है और निश्चित सरकार पहुंचाएगी। ठीक है अतः नेम साहब, सरकार का ये प्लान है, जो अभी तक खबर आ रही है हमारे पास सूत्रों के हवाले से, कि कुछ विशेष गाड़ियां चला करके लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाए। मुझे लगता है कि इससे बड़ा मानवीय कार्य कोई नहीं होगा। देखिए, जो जहां फंसा है उसको तो बिल्कुल पहुंचना ही पहुंचाना है। आखिर क्यों लोग इतनी लंबी लंबी यात्रा पैदल, बच्चा लेके, सामान लेके, किस मजबूरी में? उसकी भूख, उसका भ्रम, उसका भय कि अब यहाँ रहे मर जाएंगे, हम अपने गांव तो जाएं। वरना वो क्या जानता नहीं कि पुलिस रोकेगी, पुलिस की लाठी होगी और यार रास्ता कितना लंबा है, कैसे हम चले जाएं? वो कितने मजबूरी में निकला था या निकल रहा है आज भी, ये सरकार को देखना चाहिए। उसको उसके घर वालों में पहुंचना चाहिए, ये उसका अधिकार है। लेकिन कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या उपाय हैं, वो सारे उपाय अपनाकर उसको प्रशिक्षित करके, समझा के तब भेजने की आवश्यकता होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसमें भी लॉकडाउन का पूरा पालन करना चाहिए। मनोज जी, जो खबर यह है कि विशेष गाड़ियां चला करके लोगों को घर तक पहुंचाया जाए और गाड़ियां वहीं पर रुके जहां के लिए उसको रवाना किया गया है। बीच में किसी स्टेशन पर वो गाड़ी नहीं रुकेगी, चेन पुलिंग कोई नहीं कर पाएगा, चेन पुलिंग पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाएगी और जो फंसे हैं लोग उनको किसी गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा। कितनी बड़ी खबर है, लेकिन दो चीजें हैं, एक बहुत सराहनीय कदम होगा, दूसरा ये बहुत चुनौती भरा कदम होगा। और इसके साथ ही साथ जब ये अगर हो जाता है तो मुझे लगता है एक बड़ी समस्या, चूंकि जो बाहर है वो भी, जो बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं अपने परिवार को, सदस्य को, उनको बहुत राहत मिलने वाली है। लेकिन जिस तरीके आप देखिए कि प्रदेश स्तर पर सारे ई पासेज जारी हो रहे हैं, अब आप उसको अप्लाई करिए और अपने एक जिले में दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें जिले जा सकते हैं। अब मुझे लगता है 3 तारीख के बाद इसको नेशनल लेवल पे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके अपने खुद के वाहन और अकेले जाना चाहते हैं, वो लॉकडाउन का पालन भी करना चाहते हैं और जरूरत भी है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इसलिए जा रहा है। तो मैं बताऊं आपको, कोई मौज मस्ती के लिए नहीं जा रहे, अकेले जाएंगे और उनका संसाधन, वो सारी चीजें पालन करेंगे, तो सराहनीय कदम है। जिले के पास आप देखिए ना, 2 जज ने 500-500 हजार किलोमीटर चल करके अपने हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। नहीं, एक असम जा रहे हैं और एक महाराष्ट्र जा रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि सेम स्थिति, आपने बिल्कुल ठीक बात है। ये स्थितियां इसलिए, ऐसे बहुत सारे अधिकारियों की, बहुत सारे आम लोगों की, बहुत सारे काम से जुड़े हुए लोगों की, जो सरकार के साथ पैरेलल काम करते हैं, मदद करते हैं, उनकी कंपनियां, फैक्ट्रियां चल रही हैं, या अगर आप रोजगार को शुरू भी करेंगे, वो फंसे बैठे वेट कर रहे हैं, साहब संसाधन नहीं है। तो दोनों चीजें प्रदीप जी, एक तो अगर रेलगाड़ी चला करके लोगों को घर तक पहुंचाया जाता है, बहुत ही सराहनीय, बहुत अच्छा कदम हो। ये विश्वकर्मा जी, ये सब निर्भर करेगा। सवाल पूछ लीजिए अपना। हाँ, कि मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, एक सुझाव दे रहा हूँ कि ये जब निर्भर करेगा कि सारे मुख्यमंत्री महोदय लोग, एलजी महोदय लोग प्रधानमंत्री जी से क्या क्या विचार विमर्श करते हैं, उस पे विशेषज्ञों की, मेडिकल एक्सपर्ट की और तमाम। वो बात ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार अगर ये डिसीजन लेती है, अगर केंद्र सरकार ये डिसीजन लेती है कि महाराष्ट्र में फंसे किसानों को, मजदूरों को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा और दूसरे प्रदेशों में लाया जाएगा, तो बाकी के प्रदेश की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि वो अपने यहाँ के मजदूरों को बुलवाएं। नहीं, अभी आपने उदाहरण में एक बात कही कि जिस स्टेशन से चलेगा उस स्टेशन पे रुकेगा। ठीक, मान लिया कि कोई वहाँ बंबई से भेजा गया मजदूर, या अहमदाबाद से भेजा गया, या कहीं दिल्ली से भेजा गया बिहार के लिए, तो पटना केवल रुका, उसके बीच के गांव जाने, बीच के जनपद जाने का क्या होगा? उसको तो फिर पटना में मुसीबत हो गई।
मनोज जी, वहाँ मारे बहुत की बात अच्छी निकल अतार साहब ये सवाल पे सवाल हो गया। एक मिनट प्रदीप जी, जो कर्नाटक, हाँ जी मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं तो उनको लखनऊ उतारा जाएगा और फिर यहाँ तो उनको भेजने की व्यवस्था की जाएगी। ये तो हर स्टेट का अलग अलग मामला होगा ना। ठीक है, तब आएंगे। राजीव जी तो आपका फाइनल कमेंट व्यवस्था हो क्या? बिल्कुल राजीव जी, आपका फाइनल कमेंट 3 तारीख के बाद में और क्या रेलगाड़ी, विशेष रेलगाड़ी चलाने के साथ साथ में और क्या किया जाना चाहिए? आपका फाइनल कमेंट। देखिए प्रदीप जी, अगर जिस स्टेट से और जिस वहाँ शहर में जाए और शहर से उस गांव में जाना है तो उस राज्य की मुख्यमंत्री को पूरी बसें लगानी चाहिए और उसके गंतव्य स्थान तक, उसके गांव तक पहुंचाने का काम बिल्कुल ठीक बात। राज्य सरकारों का है। और निश्चित अगर जैसे किसी स्टेशन पे वो आते हैं और स्टेशन से उनको वहां जाना है, जैसे बाराबंकी जाना है तो बाराबंकी की बस लगी रहेगी, उनको बाराबंकी उनके गांव तक पहुंचाने का काम राज्य सरकार का होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है मनोज जी, ये बात तो ठीक है कि जैसे कि बाकी लोगों को जब कोटा से बस से भर के लेके आया गया और उनके घरों तक पहुंचाया गया तो उसी तरीके से मजदूरों को लखनऊ तक लाया, जैसे महाराष्ट्र से लखनऊ तक लाया जाए और लखनऊ के बाद बसों से उनके घरों पहुंचा दिया जाए। ट्रेन के सुझाव मेरे जो लोग, आप सोचिए कितनी बड़ी पीड़ा में जो लोग अन्य राज्यों से चल के कर्नाटक से बिहार आने की बात कर रहे हैं, अगर उनके राज्य के, मैं सीधे हेडक्वार्टर की बात करूं, राजधानियों में ट्रेनें अगर पहुंच जाती हैं तो बड़ी सीधी बात है, उस मुख्यमंत्री को भी चिंता है कि उस राजधानी से अपने गांव तक कैसे पहुंचेंगे। वहां से बसें चलाई जा सकती हैं, लेकिन दोनों स्थितियों में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस कोरोना से हम चिंतित हैं उससे पहले उनकी जांच हो जाए और जाने के बाद भी जांच हो जाए ताकि फैलाव में कमी आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने अमूल्य विचार रखने के लिए। तो कुल मिलाकर के जो अब तक डिबेट में निकल के आ रहा है कि ये कि 3 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो उसमें कुछ राहत भी दी जानी चाहिए। हालांकि शर्तें लागू होनी चाहिए लेकिन राहत भी दी जानी चाहिए। और केंद्र सरकार जो ये योजना बना रही है कि विशेष ट्रेन चलाई जाए और विशेष ट्रेन चला करके जो फंसे हुए लोग हैं, फंसे हुए मजदूर हैं, फंसे हुए किसान हैं, उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए, तो उसमें ये सबसे बड़ा सराहनीय काम होगा क्योंकि लाखों मजदूर फंसे हुए हैं और अब उनके धैर्य की सीमा चुक रही है। क्योंकि विश्व में कुछ देशों में अब इस तरह से खबरें भी आ रही, लूटमार की खबरें भी शुरू हो गई हैं। तो इससे बचने के लिए भी, सामाजिक जो असंतोष से रुकने के लिए भी इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है देश को। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।